योगः कर्मसु कौशलम्। Dr. Prasant Bhimani sir, on behalf of HRDC Gujarat University, Ahmedabad. Dr. Prasant Bhimani sir is a well-known senior consultant psychologist from Ahmedabad, India. Sir is having 29 years experience in the field of psychology. Dr. Bhimani has gained regional, national, and international reputation in psychology area. His work ranges across all age groups in an individual, couples, family, group, and corporate setting. For the past 15 years, he has been contributing to Divya Bhaskar newspaper as a weekly columnist. Moreover, he has also published the 5 bestseller books. To name regarding the books is Who Ane Tu, Mandurasti, Positive Parenting, Healthy Mind, and etc. As a listener favorite, Sir has aired on numerous radio programs for over a decade now. His show Manka Radio with Dr. Prasant Bhimani airs every Sunday morning on Radio City 91.1 FM, which you can find on YouTube and also Spotify as well. Sir has been invited for case analysis and discussion on various social media platforms, television, and FM radio channels at regional level, national level, and international level. YouTube, Instagram, Facebook, Amazon are a few online spaces where you can find more on mental health by Dr. Bhimani sir. Sir is achieving a gold medalist from Gujarat University. Dr. Bhimani sir has been promoting psychoeducation and awareness in the field of psychology and mental health. Sir has delivered different talks, seminars, and workshops on several topics ranging from positive parenting, stress management, and much more. Sir actually provides so many services at several NGOs have accounted for humanitarian efforts towards building an inclusive society. So we are all thankful to Sir. Welcome, sir. Thank you so much for the introduction. शायद 100 साल के बाद ये एक सबसे बड़ा पैंडेमिक हमने देखा और आज मैं बात करूंगा साइकोलॉजिकल हेल्थ आफ्टर पैंडेमिक, ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड रिसेंटली, इसके बारे में मैं बात करूंगा। करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू करके एक पैंडेमिक था। उसके बाद ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोगों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए थे जो हिस्ट्री में नोटेड है, क्लिनिकल हिस्ट्री में। और उसके बाद कई लोगों ने सुसाइड्स भी किए थे। तो कोई भी पैंडेमिक जो बड़ा है, पूरे देश में है, उसे पैंडेमिक कहते हैं। सारे देश में जो फैलता है और लोकली जो फैलता है वो एपिडेमिक बोलते हैं। तो जो पूरे देश में जो फैला था, ऐसा वेस्ट में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह पे ऐसा स्पेनिश फ्लू फैला था। तो वो जो चीज थी, उसके बाद में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए और उसके साथ साथ बहुत सारे सुसाइड्स भी हुए। तो ये जानते हुए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस कोविड, वी वर कीपिंग एन आई ऑन द साइकोलॉजिकल changes of human behavior during and after pandemic. तो जो हमने ड्यूरिंग पैंडेमिक जो भी प्रॉब्लम्स जो देखे वो कुछ इस तरह के थे। कई लोगों को ये लगता था कि मुझे कोरोना हो गया तो, और जिसे हो गया है उसे ऐसा लगता था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा या बच नहीं पाऊंगी। और यहाँ पर तो कई लोगों को ऐसा भी था कि अगर हॉस्पिटलाइज हम हुए तो फिर समझो हम गए, हम वापस आने ही वाले नहीं हैं। ऐसी भी कई लोगों में मान्यता थी। डेफिनेटली ये स्ट्रेस बहुत ही स्वाभाविक है
ये हर जगह फैला था। हर जगह पे लोग एक दूसरे के साथ बहुत शंका की नज़र से देखते थे। और दूसरी बात ये है कि लोगों में जो एक एंजाइटी और फियर का माहौल था, वो पूरी कम्युनिटी लेवल पे था। यानी एक कलेक्टिव लेवल पे एंजाइटी हमने पहली बार देखी कि इतनी ज्यादा जो एंजाइटी थी वो कलेक्टिव लेवल पे जो देखी गई वो शायद पहले कभी नहीं देखी गई। हाँ, कभी कभी वॉर के वक्त एंजाइटी होती है, या फिर कई बार कोई ऐसे अर्थक्वेक के वक्त एंजाइटी होती है, पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। लेकिन इस बार जो हमने एंजाइटी देखी वो सबसे बड़ी थी, बहुत ज्यादा थी। तो ये एक चिंता का विषय था उस वक्त पे। और अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पूरी दुनिया में एक सर्वे के अनुसार 93% of the all countries are having psychological disorders, 50% more than usual. जो भी यूजुअल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते थे उससे 50% से ज्यादा अभी लोगों में देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी एक ही विचार बार बार आना, इंट्रूसिव थॉट्स बार बार आना, और ऐसा लगना कि नहीं ये मुझे होने वाला है, कुछ डिसीज मुझे होने वाला है, मुझे नहीं होगा तो मेरे घर में किसी को होगा। ऐसी एक चिंता हमेशा बनी रहती थी लोगों में, ये हमने देखा है। और एक चीज हमने देखी है कि स्लीप और फूड यानी हंगर, एपेटाइट, इनमें चेंजेस हो जाना, ये भी बहुत सारे लोगों ने महसूस किया। कई लोगों की स्लीप आज तक डिस्टर्ब है, जिनको पेंडेमिक का इफेक्ट, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट जिनको हुए थे। मैं इतना कह सकता हूं कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो जो भी है वो बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत लंबी इसकी इम्पैक्ट रहेगी पूरी सोसाइटी के ऊपर। कई लोग जो थे उनको सुसाइडल थॉट्स आते थे। लॉकडाउन में अकेलेपन को झेल नहीं पाए। लॉकडाउन ऐसी चीज थी जो आज तक हमने कभी नहीं देखी। हमारे किसी ने जिंदगी में, हमने किसी ने भी लॉकडाउन कभी नहीं देखा था ऐसा, जो हमने पहली बार देखा। तो ये लॉकडाउन इटसेल्फ वाज वन ऑफ द मेजर स्ट्रेसर फॉर कंपल्सिव लोनलीनेस। जो हमने कंपल्शन जो डाल दिया था हम पर, जो जरूरी था ऑफ कोर्स, उसके कारण हम सबके अंदर एक तरह की लोनलीनेस भी आई थी। ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो बाहर काम करते थे उनके लिए तो शायद ये भी हुआ कि उनको छुट्टी मिली और ऑनलाइन काम शुरू हुआ, जैसे हम ऑनलाइन अभी ये बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े प्रॉब्लम्स जो थे वो हाउसवाइफ्स को थे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो थे वो बच्चों को ज्यादा थे। तो हाउसवाइफ और बच्चे जो थे वो दोनों के लिए तो कोई और खासकर हाउसवाइफ के लिए तो ये कोई छुट्टी ही नहीं थी, यानी कोई लॉकडाउन जैसा था ही नहीं। सब लोग सामने ही थे, नजर के सामने 24 घंटे थे, और एक दूसरे के साथ धीरे धीरे झगड़े भी शुरू होने हो गए। ये भी हमने देखा है। कई केसेस तो हमारे क्लिनिक में ऐसे आए हैं कि जो ये पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उनके जो भी मोबाइल्स थे उनमें उनमें ऐसे ऐसे मैसेजेस पाए गए कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कई लोगों में दिखाई देने लगी। कई लोग जो थे वो मोबाइल के एडिक्ट हो गए, स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी आज ही या कल ही यूनिसेफ का एक सर्वे आया है, उसमें बताया गया, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने ये बताया है कि स्कूल न जाने से जो बच्चे हैं उनमें अभी स्कूल जाने की इच्छा ही खत्म हो गई है, और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर हुआ है। तो जो घर के झगड़े जो थे वो, ऑनलाइन स्टडीज जो थे वो सारी बातें, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कोई भी लेक्चर होता है उसमें वो लोग चालू करके फिर तुरंत ही निकल जाते हैं, या फिर वीडियो को ब्लॉक कर देते हैं, ऑडियो को बंद कर देते हैं, और फिर म्यूट करके चले जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। और ये चीज हर एक जगह पे देखने को मिली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इससे कैसे बाहर निकल आए, ये बहुत ही जरूरी है जानना। ये सारे जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इंसोम्निया, ये सारी बातें हमने देखी। कुछ लोग ऐसे थे कि जिन लोगों को पहले से कोई मानसिक तकलीफ थी, जैसे स्क्रिजोफेनिया था या कुछ और डिसीज था, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर था, उन लोगों को तो ये प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गए। कई लोगों को दवाई नहीं मिली। कई लोगों को ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को चिड़चिड़ापन बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया। उनको पता नहीं क्यों, लेकिन कोई रीजन नहीं था, लेकिन फिर भी गुस्सा बढ़ गया।
तो ये सारी बातें बिहेवियर के अंदर देखने को मिली। तो पैंडेमिक ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। और उसकी अगर अच्छी बात मैं करूं तो अच्छी बात ये भी हुई, कई फैमिलीज जो चाहते थे कि हमें समय मिले, उनको समय ज्यादा मिला, पति पत्नी दोनों ज्यादा करीब आ सके, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ कोई कोई हस्बैंड वाइफ करीब आ गए, जिनके बीच में प्यार था उनके बीच में ज्यादा प्यार हो गया, जिनके बीच में थोड़ी सी जगह थी, थोड़ा सा डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस बढ़ गया, वो झगड़ा भी बढ़ गया। ऐसा भी देखने को मिला। ये सर्वे पूरे देश में अलग अलग जगह पर ये सर्वेस किए गए हैं। गुजरात में भी हमने ऐसे सर्वेस किए हैं, इसमें हमें ये देखने को मिला है। दूसरी बात कि जो बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर भी जो ADHD जो है वो बढ़ गया है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी हाइपर एक्टिविटी बच्चों में बहुत बढ़ गई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था घर के अंदर के माहौल को बिगाड़ने के लिए। जो ये सब खत्म हुआ पैंडेमिक, उसके बाद जिनको काम पर जाना था, कई लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई, लेकिन कई लोग जो ऐसे थे जो काम पर जाना चाहते थे और जिन्हें काम पर जाने को मिला, वो लोग बहुत खुश हो गए। तो ये पैंडेमिक की वजह से अच्छा भी हुआ कि नहीं, अगर काम चालू हुआ तो माइंड में एक तरह का एक जोश आता है। जैसे आप लोग अगर पढ़ाते हो तो बच्चे अगर सामने बैठते हैं क्लासरूम में ऑफलाइन, तो वो जो मजा आता है वो ऑनलाइन में कम आता है। वो डेफिनेटली वो भी हमने ये रिसर्च में देखा है। तो ये भी एक चीज है, हर एक लोगों के साथ ये होता है कि ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है, वो डेफिनेटली वो बात सही है। लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम ये नहीं कर पाते, वो बात अलग है। तो पेंडेमिक के एक अच्छे इफेक्ट और मैं बात करूं उसका, तो वो ये था कि कई लोगों को मीनिंग ऑफ लाइफ जो था वो एक मिला है। कई लोगों को ऐसा पता चला है कि हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, हमारी जिंदगी में कौन से रिश्ते इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्व का है, कौन से लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल कर रहना चाहिए, कौन से लोगों से माफी मांगनी चाहिए, कौन से लोगों के साथ बहुत ज्यादा करीब जाना चाहिए। ये सारी बातें नई नई हुई है, क्योंकि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि सामने वाला हमारे लिए ऐसा सोचता होगा, वैसा सोचता होगा, लेकिन जब लोगों ने बात की एक दूसरे के साथ, तो वो लोग एक दूसरे को पहचान पाए। जब एक दूसरे को ज्यादा पहचान पाए तो ये लगा कि अरे नहीं नहीं, मैं तो जैसे सोचता था या सोचती थी वैसा तो ये बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि हमारा जो भी उस वक्त पे कम्युनिकेशन का टूल था वो सिर्फ मोबाइल था या वीडियो कॉल था। तो लोग ज्यादा जो थोड़े बहुत दूर थे वो करीब भी आए और एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, ह्यूमन वैल्यू समझने में ये समय ने बहुत मदद की है। तो ये पेंडेमिक के पॉजिटिव पहलूज हैं जो वो हमारे सामने आए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जो लोग मोबाइल या लैपटॉप वगैरह जो लोग ऑपरेट नहीं करना जानते थे, वो लोग वो करना सीख गए, बच्चों के पास से सीख गए, लेकिन सीख गए और उनको करना पड़ा। तो ये भी एक अच्छा पहलू माना जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का संपर्क ज्यादा बढ़ा है और लोग ज्यादा उसके साथ घुल मिल गए हैं। सारे जो भी प्रॉब्लम्स की हमने बात की, वो प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादातर दुनिया के सारे हिस्सों में सबसे ज्यादा जो बात है वो मेडिसिन नहीं, लेकिन साइकोथेरेपी और काउंसलिंग पे जोर दिया गया है। क्योंकि काउंसलिंग हम भी ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, अभी भी करते हैं और पहले उस वक्त भी करते थे, अभी ऑफलाइन बढ़ गया है। लेकिन ऑनलाइन जो काउंसलिंग था उसने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। जो लोग अकेले थे, जिनको कोई कंपनी नहीं थी और बाहर भी जाने को नहीं मिलता था, खासकर US और UK जैसे कंट्रीज में, उन लोगों के लिए ये ऑनलाइन काउंसलिंग एक आशीर्वाद बन गया। और ये जो ब्लेसिंग्स जो मिले, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बात करने के लिए जो न्यूट्रल हो, जो नॉन जजमेंटल हो, जो नॉन क्रिटिकल हो, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई औरत अगर आपसे बात करती है जो क्वालिफाइड हो, तो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसी बातें भी बहुत हुई और लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स कहे और उनमें से धीरे धीरे वो लोग मुक्त भी हुए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि अरे यार, साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करना ठीक नहीं है या काउंसलर के पास जाना ठीक नहीं है, हम पागल थोड़ी ना है जो जाएंगे उनके पास। ये जो मान्यता है वो सरासर गलत है। क्योंकि आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा कि हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं और उनमें से 17% सिर्फ भारत में होते हैं। तो भारत जो है वो बहुत बड़ा केंद्र है सुसाइड का। और 15 से 29 साल की जो आयु है, उसके बीच वाले जो लोग हैं, यंगस्टर्स है, उनमें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सुसाइड सिर्फ भारत में होते हैं।
और इसीलिए भारत को WHO ने यंगस्टर्स का सुसाइड कैपिटल भी कहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी बातें जो हो रही है वो क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है कि हम लोग बाहर खुलकर नहीं आते, हम लोग लोगों के साथ ये बात नहीं कर, किसी को कहते नहीं है कि मेरे मन में यार ये चिंता चल रही है, तो सुन ना, मेरी बात तो सुन। और सामने हमें सुनने के लिए भी वो चीज हमारे पास टाइम नहीं है, किसी और का प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग ज्यादातर कभी कभी क्या करते हैं कि लोगों का प्रॉब्लम सुन लेते हैं, लेकिन उसमें सुनने में टेम्पररी टाइम दे देते हैं, लेकिन कई बार हम लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, सीधी सलाह देने लगते हैं, अरे भाई तू ये मत कर, वो मत कर। लेकिन उससे नहीं हो रहा है, हम कहते हैं कि तू चिंता मत कर, लेकिन उसको चिंता हो रही है, इसीलिए तो वो आपको कह रहा है कि मुझे चिंता हो रही है। आपको उस इंसान को सिर्फ सुनना चाहिए जो आपके साथ अपने मन की इंटरनल बातें शेयर करना चाहता है। याद रखिए, अपनी अंदर की इमोशन अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ शेयर करता है तो बहुत सोच विचार कर करता है, और उसको संभाल कर रखना वो आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, दूसरी ओर पे अगर आपको लगता है मन के अंदर कि नहीं मेरे अंदर कुछ चल रहा है और मैं किसी से बात नहीं करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन मुझे शर्म आती है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। तो इससे मुक्त होना है। अपने जो भी निकट की जो भी व्यक्ति है, जो भी आदमी या औरत है, उसके साथ आपका दोस्त हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, उसके साथ आप बात करें, अपने मन की कोई भी चिंता हो उसको शेयर करें, और उसके साथ ये भी बात करें कि ये बात कहीं बाहर ना जाए, वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा। और आप मेरी एक बात जो सुनिए, अगर आप वो ठीक लगे तो मुझे बताना कि अगर हमारी गाड़ी जो है वो भी अगर हमें पार्क करनी होती है तो भी हम सही जगह ढूंढकर उसे पार्क करते हैं, चाहे कोई उसे उठा न ले जाए। तो हमारी इमोशंस को अगर हमें पार्क करनी है तो उसके लिए तो अच्छी जगह चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए अच्छा अच्छा इंसान चाहिए जो हमें समझ सके, जो हमारी बातों को समझ सके और अपने तक ही रख सके। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। तो आपको अगर जिंदगी में ऐसे एक या दो लोग अगर मिल गए तो मानना कि आप बहुत लकी हैं, और आप साइंटिफिकली लकी है। ये दोनों ऑक्सीमोरन है, लेकिन आप साइंटिफिकली लकी है कि अगर आपको कोई ऐसा मिल गया। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, हम सब की मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे नजदीक का कोई आदमी या औरत हो जिससे हम हमारे मन की बात कर सके। अच्छा, अगर कोई आदमी हमारे आसपास है कि उसे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, वो कुछ मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ। अगर कोई आपके आसपास है तो पहले उसका जो नेचर था, स्वभाव था, वो बहुत ही अच्छा, आनंदी था, बहुत मजे करता था, सबके साथ बातचीत करता था, लेकिन कुछ दिनों से वो थोड़ा थोड़ा गुमसुम सा रहता है, चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, वो शायद ग्रीफ में रहता है, दुख में रहता है, उदासी छाई रहती है, या रोना आता है, बिना वजह रोना आता है। उसे लगता है कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ये दुनिया के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग जो है वो सारे निकम्मे लोग हैं, ऐसा लगता है कि मैं भी निकम्मा हूं, मैं भी इस दुनिया के लिए फिट नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे आगे पूरा अंधकार है, मेरे आगे कुछ नहीं है, जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भूख नहीं लगती या फिर बहुत ज्यादा भूख लगती है, नींद बिल्कुल नहीं आती या बहुत ज्यादा नींद आती है, या फिर नींद में डिस्टर्बेंसेस होते हैं। कई लोगों को नींद आने में देर होती है, कई लोगों को बहुत जल्दी नींद उड़ जाती है। तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कई लोगों को घबराहट सी, बेचैनी सी होती है, पाल्पिटेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, मेरे हार्ट में कुछ हो जाएगा, मुझे अटैक आ जाएगा, ऐसा कुछ लगता है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आप देखते हैं, कई बार कोई लोग जो अच्छे होते हैं वो भी कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये चिड़चिड़ापन अगर लंबा चलता है तो आप उसको थोड़ा सा नोट कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और उसके लिए आप जरूर से उसे एक्सपर्ट के पास ले जाइए, डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए उसके इलाज के लिए, क्योंकि ये जरूरी है। अगर किसी को चोट लगी है और सूजन आ गई है तो हम तुरंत बोलते हैं अरे डॉक्टर के पास चलो या दवाई लो। तो अगर मन में सूजन है, अगर इमोशन में कोई डेंट पड़ा है, तो क्या उसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है? डेफिनेटली किसी की जरूरत है, तो हमें मिलना जरूरी है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई ऐसी चीज मन में है, अगर आपको दिखाई देती है किसी के और के मन में या किसी की बातों से, तो आप उसको जरूर गाइड कीजिएगा कि उसे किस तरह से हेल्प लेनी चाहिए। पहले आप सुन लीजिए उसको, पहले आप उसकी बातों को समझिए, उसको उसको आप सिंपैथाइज कीजिए,
वो अगर उसको ठीक लगता है धीरे धीरे तो कोई बात नहीं, उसको अगर ये ठीक नहीं होता है तो डेफिनेटली रिफर करना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए किसी एक्सपर्ट के पास। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर चीजें आप जानते होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये कहना मेरा काम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये सारी जो बातें जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी बातें जो है, इसमें एक दो बातें हम हमारे लिए समझ लें। कुदरत कहो तो कुदरत, ईश्वर कहो तो ईश्वर, नेचर कहो तो नेचर, या एक्सीडेंटल डेवलपमेंट कहो तो एक्सीडेंटल डेवलपमेंट, जो भी कहो, उन सब से जब भी हमारा जन्म होता है तब उसके साथ हमारे अंदर दो तरह की बातें सबसे ज्यादा विद्यमान होती है, हाजिर होती है। एक जो है वो है बुद्धि, इंटेलेक्ट, और दूसरा जो होता है वो है इमोशन, यानी हमारी भावना है। इंटेलेक्ट और इमोशन, ये दोनों चीज ऐसी है जो हमें जीवन भर चलाती रहती है। और आपको एक और बात कहता हूं कि इंटेलेक्ट के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए आईक्यू टेस्ट है, वो सब जानते हैं आईक्यू टेस्ट होते हैं। लेकिन एक गलतफहमी कई लोगों में होती है कि जो बुद्धि जो है उसको हम कभी भी बढ़ा सकते हैं। ये गलत बात है। बुद्धि जो है उसको साइंटिफिकली आप 5 या 6 या 7 साल की उम्र तक ही बच्चे की बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती है, आईक्यू बढ़ता है, उसके बाद उसको बढ़ाना मुमकिन नहीं है। ये साइंटिफिकली रॉन्ग है। तो अगर बच्चा जो है उसके बाद वो जो भी सीखता है वो उसके अनुभव सीखता है, उसके ज्यादा अनुभव उसमें मिलते हैं। हम सब में अनुभव मिलते हैं। हमारी बुद्धि 5 से 7 साल तक जो भी हुई, आईक्यू लेवल वो हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। तो फिर चेंज क्या होता है? चेंज होते हैं हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं। और जो भावनाएं हैं उसको आज तक हम बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे, और उसका मेजरमेंट करने के लिए भी ईक्यू टेस्ट आते हैं, और उसको हम इमोशनल कोशेंट बोलते हैं। तो ये जो बुद्धि और भावना, यानी कि जो हमारी इमोशंस है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ लोग जो है वो फिल्मों में, वेब सीरीज में, कहीं पर भी, मोबाइल में, कहीं पर भी हम देखते रहते हैं, या फिर कई स्टोरी बुक्स में पढ़ते रहते हैं, नॉवेल्स में पढ़ते रहते हैं कि दिल ही सब कुछ है, प्यार ही सब कुछ है, दिल से सोचो, ये मत करो, वो मत करो। ये बातें मनोविज्ञान नहीं मानता, क्योंकि दिल से सोचना यानी दिमाग को बंद कर देना। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हम ऐसा हमेशा कहते हैं कि आप दिल से सोचो, लेकिन अपनों के साथ दिल से बात करो, घर के लोगों के सिवाय और लोग जो है उनके साथ दिमाग से बात करो। ये बहुत जरूरी है। तो दिल और दिमाग का संतुलन अगर होगा तो डेफिनेटली आप अच्छी तरह से रह पाओगे। यानी इंटेलेक्ट और इमोशन का बैलेंस जो है वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम इमोशनल होते हैं, वो बहुत जरूरी होता है, वो सही है। हमारी सेंसिटिविटी बहुत ही जरूरी है। जैसे कोई कवि हृदय है, उनके लिए सेंसिटिविटी जरूरी है। लेकिन अगर वो मान लो कि अगर वो 4 रास्ते पे, अगर किसी उसने रेड सिग्नल तोड़ा और पुलिस ने पकड़ा, तो वो वहां पे इमोशनल हो जाएगा, कुछ भी करेगा कि नहीं, मैं आपसे बहुत, मेरे दिल से कहता हूं, मैंने गलती नहीं की, ये की, तो वो मानेगा नहीं। वो तो उसको जो लॉ है उस पर ही वो चलेगा। वो बोलेगा नहीं, आपने जो अपराध किया उसका दंड आप भुगतो, सिंपल सी बात। तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने सॉरी, एक सिंपल एग्जांपल दिया, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसमें हम हमारी इमोशंस का गलत इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर इस्तेमाल लोगों को नोइंगली और अननोइंगली ब्लैकमेल करने में भी करते हैं। क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं या करता हूं, तो सामने से तुम क्यों नहीं करते? अरे भाई, प्यार कोई किलोग्राम या लीटर में थोड़ी नापा जाता है। तो मैं तुम्हें 2 किलो प्यार दूंगा, तुम मुझे 2 किलो प्यार दोगे सामने से? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमें ये सुनना है और ये समझना है कि जो इमोशन जो है हर एक आदमी की अलग अलग होती है। जैसे बुद्धि अलग अलग होती है, वैसे ही इमोशंस भी अलग अलग होती है। तो हमें उसी ढंग से बातचीत करनी चाहिए और सामने वाले से एक्सपेक्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा वही आती है जब हम गलत तरीके से गलत आदमी के साथ एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी इमोशन को सही मानते हैं कि मैं तो ये सोचती हूँ या सोचता हूँ, अब तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अगर आप दोनों के माँ बाप एक है, यानी आप भाई बहन है या सिबलिंग है, या 2 भाई या 2 बहन है, तो भी आपकी इमोशंस अलग हो सकती है। तो सामने वाला तो अलग, बहुत अलग है, तो उसकी इमोशंस क्यों अलग नहीं होगी? हमें ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सामने वाले की इमोशंस
हमारे से, हमसे, मुझसे अलग हो सकती है, और उससे मैं मेरे मन के हिसाब से अपेक्षा रखूंगा या एक्सपेक्टेशन इमोशंस के बारे में रखूंगा, तो वो ठीक नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर किस्सों में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो यही होते हैं कि मैंने तुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, मैंने किया था, तूने देखा भी था, मैंने 2 ब्लू टिक देखी थी, फिर भी तूने मुझे जवाब नहीं दिया। इसका मतलब तू मेरे पे ध्यान ही नहीं देता या ध्यान ही नहीं देती, तू मुझे गिनती में ही नहीं लेती, तू मुझे अवॉइड करने लगी है। अरे भाई, हो सकता है सामने वाला कोई कोई काम में बिजी हो, सिर्फ देखने का समय मिला हो, रिप्लाई करने का समय ना मिला हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर, मैं यंगस्टर्स की बात करता हूँ, बड़ों में भी ऐसा हो सकता है, ज्यादातर किस्सों में ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं। मेरी भाषा में मैं इसको डिजिटल इमोशनल ब्लैकमेल बोलता हूँ। यानी हम सामने वाले को इतना कंट्रोल में रखने चाहते हैं हम, और उसको नाम देते हैं, प्यार का नाम देते हैं, इमोशन का नाम देते हैं कि नहीं ये प्यार है, इमोशन है, मेरा तो प्यार है इसीलिए तो मैं तुझे कहती हूँ या कहता हूँ, तू सामने से तू इतना तो कर मेरे लिए, इतना तो कर। अगर पहले एक बार आप बोलते हैं कि मुझे तुझसे प्यार है, तो उसकी डेफिनेशन आप समझ लो ठीक से। सब लोग ठीक से इसकी डेफिनेशन समझ लो। इसकी डेफिनेशन सिर्फ उतनी ही है कि सामने वाली व्यक्ति को उसकी अच्छी बातें और बुरी बातें, उसकी कैपेसिटीज और लिमिटेशंस के साथ पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, उसी को हम प्यार कहते हैं। और हमसे आगे, खुद से आगे उसको रखना, उसी को हम प्यार कहते हैं। और कोई डेफिनेशन इसकी है नहीं, कई और बहुत लोग अपने तरह से अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं, लेकिन बिहेवियरल साइंस के हिसाब से ये बातें उस डेफिनेशन से ज्यादा करीब है। You need to accept the person with flaws and good things, both. If you have both the things, because you also are carrying both the things within you. So why can't you accept the other person with positive and negative aspect of the personality? ये होना चाहिए। हम ये नहीं करते, इसीलिए घर में भी झगड़े होते रहते हैं और बाहर भी झगड़े होते रहते हैं। ज्यादातर लोग के बीच में ये इमोशनल एक्सपेक्टेशन के कारण झगड़े होते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, कि हम लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते। अगर मेरे मन में कुछ आया तो मैं मन में ही रखूंगा, और सामने वाले से, जो मेरा करीबी है या नहीं है, उससे मैं ये एक्सपेक्ट करने लगूंगा कि उससे मुझे समझ जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे साथ इतने साल रहा है, मेरे साथ बहुत समय से है, तो उसे मुझे समझना नहीं चाहिए। वो मेरा एम्प्लॉय है तो मुझे समझना नहीं चाहिए, उसको इतनी अकल नहीं है, इतनी कॉमन सेंस नहीं है। यू ऑल नो वेरी वेल दैट कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, नहीं होती है कई बार। और कई बार जो लोग हैं वो अपने हिसाब से अलग होते हैं, लेकिन हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें हमें स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब क्लियर कमांड जैसा नहीं है, बहुत स्पष्ट तौर से आदेश देना ऐसा नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब है स्पष्ट संवाद, यानी सामने से भी सुनना और हम भी कह पाए और सामने से भी सुन पाए, ऐसी एक व्यवस्था बनाए रखना, ये बहुत ही जरूरी है। बिकॉज वी नेवर अलाउ समबडी टू स्पीक। हम लोग यही करते हैं कि हम लोग अपनी बात कहने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, सुनने के लिए कम्युनिकेट नहीं करते। वी मस्ट लिसन। अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे वक्ता बन पाएंगे। अगर आप श्रोता अच्छे नहीं हैं तो आप वक्ता कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। वक्ता छोड़िए, आप इंसान भी अच्छे नहीं बन पाएंगे, रिलेशन भी आपके डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आप दूसरे आदमी को अपने प्रोफाइल में, अपने वृत्त में, अपने एरिया में, अपने मानसिक एरिया में उसको दाखिला देते ही नहीं है। आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, सिर्फ अपनी ही बात करना चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर घर में या घर के बाहर हमारे बिहेवियर में अगर कोई पॉजिटिव चेंज लाना हो तो ये चेंज बहुत जरूरी है कि उसके साथ हम क्लियर कट बातचीत करें, उसके साथ हम क्लियर कट हमारी बातें कहें। शायद आपने वो बात 10 बार कही हो तो 11वीं बार कहें, लेकिन कहें। कई बार ये होता है कि हम थक कर घर आते हैं और बोलते हैं कि तुझे पता नहीं चला कि ये मैं आया हूँ घर पे तो मुझे चाय चाहिए इतने बजे, चाय क्यों नहीं बनी आज? तो ऐसा कहने के बजाय
आप ये भी कह सकते हैं कि क्या मुझे आज चाय मिल सकती है दोबारा। आप सिंपल सी बात करें तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि सामने वाला भी समझेगा आपको कि आपका जो आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो कह देते हैं उसमें हमारा टोन जो है वो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे गुस्सा निकल गया। लेकिन अगर गुस्सा आपका निकल जाता है तो वो तो ऐसा है कि आपसे गोली निकल गई, मेरे मन में कुछ नहीं, सिर्फ ट्रिगर दब गया और कुछ नहीं साहब, ऐसा नहीं चलता। और आप गला काट के फिर पगड़ी पहनाते हो, ऐसा भी नहीं चलता। फिर आप सॉरी बोलो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप पहले से वो ध्यान में रखो कि बात करते वक्त हमें सामने वाले के भी उसकी उसकी भी मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी है, चाहे वो हमसे छोटा हो, बड़ा हो, हम जैसा हो, कोई भी हो। हाँ, आप दोस्त इकट्ठे हुए हैं और आप मजाक मस्ती कर रहे हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अलग बात है। लेकिन कई बार हम ऐसा हमारे हमारे रूटीन में हमें ऐसा लाना चाहिए, ये चीज लानी चाहिए कि हम लोग बातचीत जब करते हैं, कम्युनिकेट जब करते हैं, तब भी हम उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें जिससे सामने वाले को हर्ट ना हो। अभी अभी गांधी जी की 151वीं जन्म शताब्दी हमने हमने ये जो अभी सेलिब्रेट की, उनके जन्म दिवस। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी, सत्याग्रह यानी सत्य और अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब ये भी है कि आप किसी को चांटा मारे या किसी को चाकू घुसेड़ दे या किसी को गोली मारे, वही वायलेंस नहीं है। आप अगर खराब शब्द बोलते हैं तो भी वो वायलेंस है। तो ये वायलेंस से भी आपको मुक्त होना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होगा, आपका एक शील्ड बनाएगा, आपके आसपास एक पॉजिटिव शील्ड बनाएगा, आपका ऑरा पॉजिटिव करेगा, और आपके अंदर जो भी पूर्वग्रह होंगे वो धीरे धीरे कम होंगे। ये बहुत सामने वाले को अगर आपके प्रति कोई पूर्वग्रह होंगे वो भी कम होंगे, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि ऊपर के दूर के ग्रह जो है वो तो मुझे पता नहीं है आदमी को इफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वग्रह है, हमारे जो भी अंदर के जो भी बायसेस है, वो हमें जरूर परेशान करते हैं। तो इन बायसेस से मुक्त होना है, और ये हो सकते हैं। मैं जो बात अभी आपको कह रहा हूं वो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बातें सारी सिर्फ कहने की, सुनने की अच्छी बातें हैं, ऐसा नहीं है। हम ये कर सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। हम हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप बड़ा होके एक अच्छे हस्बैंड या अच्छे वाइफ कैसे बन सकते हैं, आप बड़ा होके एक अच्छे फादर कैसे बन सकते हैं, वो हम बच्चों को एज अ फादर सिखा सकते हैं, एज अ मदर सिखा सकते हैं। हम बच्चों को एक अच्छा इंसान बनना सिखा सकते हैं। दुनिया में बुराई है, डेफिनेटली है, उससे बच्चों को अवगत कराना चाहिए, लेकिन बच्चों को यह भी समझाना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें कैसे रहना चाहिए। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं वो पूरे कल का समाज होने वाला है। वो कल ये सारे लोग ही सोसाइटी है, जो आज जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, या कोई भी ऐसे मिलिशिया करके है, या फायर फाइटिंग जो भी है, ऐसी कई सारी गेम्स है जो खेलते हैं जिसमें हिंसा है, वो कल जाके सोसाइटी बनने वाली है। तो कल की सोसाइटी में हिंसा और ज्यादा बढ़ने वाली है, ये मैं जानता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत छोटे बच्चे हैं अगर आपके, अगर वो खाना वाना नहीं खाते हैं तो उसको बिजी रखने के लिए हाथ में मोबाइल देकर खाना मत खिलाओ। मैं नई नई मम्मियों को ये हमेशा कहता हूँ कि ऐसा आप मत करो, उस स्क्रीन का एडिक्ट उसे मत बनाओ। हाँ, ऑनलाइन अगर पढ़ाई है तो उस पर भी आप थोड़ा वॉच रखो कि वो क्या करते हैं, बहुत ही जरूरी है। इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी बढ़ चुके हैं, इसीलिए ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमारे बाद की पीढ़ी जो है वो भी एक अच्छी बने। तो उसके लिए भी हमारा खुद का बिहेवियर पॉजिटिव होना जरूरी है। दिन में एक बार कम से कम अगर हो सके तो आप जहां पर भी खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो भी करते हैं, वो एक बार साथ में कीजिए। पूरा घर उसमें बैठे, ऐसा प्रयत्न कीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो ठीक है, हफ्ते में एक बार कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए उससे। और उस वक्त पे खास कहता हूं मैं, उस वक्त पे इस चीज को आप साइड में रख दीजिएगा। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप फैमिली के साथ है तो मोबाइल से दूर रहिएगा, क्योंकि ये मोबाइल ऐसी चीज है जो आपको फैमिली से दूर करती है। तो फैमिली के साथ अगर बैठे हैं, अगर आप एक टाइम का खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो सबके लिए एक नियम बनाइए कि हम मोबाइल को अलग रख देंगे, दूर रख देंगे। और ये हो सकता है अगर आप दूर रखेंगे तो बच्चे भी आपको देखकर धीरे धीरे ये सीखेंगे। आज शायद ना सीखे, मैं मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे वो सीखेंगे, और धीरे धीरे वो ये भी सीखेंगे कि हमें एक घर में एक एक बिहेवियर पैटर्न हमारा एज अ फैमिली मेंबर कैसा होना चाहिए। हम अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो हमें बात भी कैसे करनी चाहिए, ये भी बच्चे हमसे सीखते हैं।
माता पिता जिसके झगड़ते हैं उसके बच्चे भी कभी शांत नहीं रह पाते। जिसके पेरेंट्स ठीक नहीं है वो बच्चे भी बड़े होके अच्छे पेरेंट्स नहीं बनते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जिसके पेरेंट्स झगड़ते हैं, मारते हैं बच्चों को, उसके बच्चे आगे जाके डेफिनेटली हिंसा करते हैं। तो ये भी हमें हमें ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं ये मानता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिक चीजें जो हैं मैंने आपसे आपसे शेयर करी हैं। और हाँ, अगर कोई कहता है कि मन ही सब कुछ है, बॉडी बॉडी कुछ नहीं है, तो ये गलत बात है। मन के साथ साथ शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यू मस्ट डू डेली एक्सरसाइज और वॉकिंग। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम मेरा तो वजन ही नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है फिर भी आप चलें, वॉक करें। 45 मिनट्स टू 1 आवर वॉक कंपलसरी है आपके लिए। संडे को छुट्टी रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। ऐसे भी रिसर्च है कि चलने से, वॉकिंग से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। आपको शायद ये आपको कोई गलत बात लगे या अजीब बात लगे, लेकिन आप अनुभव कीजिएगा कि कोई और एडिक्शन करे ना करे, आप चलने का एडिक्शन जरूर रखिएगा। उससे आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि कुछ देर आप चलते हैं तो बॉडी में कुछ केमिकल्स जो है वो सीक्रेट होते हैं, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऐसे कई कई केमिकल्स हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं, जो बॉडी में सीक्रेट होते रहते हैं। अगर आप जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे एंडोर्फिन भी बॉडी में सीक्रेट होता है। एंडोर्फिन जो है उसे हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। और सेरोटोनिन जो है वो भी आगे जाके धीरे धीरे अपने माइंड को, आपके आपके पूरे शरीर को, मन को डेफिनेटली एक अच्छा महसूस करवाता है। तो ये चीज आपके लिए एक तरह की सेल्फ ट्रीटमेंट है। अगर आप ये सब करेंगे, फैमिली से बात करेंगे, फोन से थोड़ा दूर रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको हम जैसों के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसीलिए ये कार्यक्रम जो भी है मैं बात करता हूँ, वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप डेफिनेटली अपने आप को हेल्दी या सेफ रख पाए साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। और खाना खाने के लिए बैलेंस्ड डाइट बहुत जरूरी है। आप जो भी खाते हैं उसमें भी चाहे कुछ भी हो, बैलेंस्ड डाइट होना बहुत जरूरी है। योर डाइटिशियन कैन टेल यू व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। लेकिन जो अगर खा सकते हैं, जिसको डायबिटीज नहीं है, वो लोग सुबह केला खाएं। केला खाने से सर्दी वर्दी नहीं होगी, वो बात भूल जाइए। केला खाने से आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। अगर वो सुबह सुबह भूखे पेट खाया जाता है तो वो ब्रेन के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत अच्छी बात है जो रेगुलर हम कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने से भी ये हो सकता है, वॉलनट्स है, आलमंड्स है, ये सारी बातें ये सारी चीजें हम खा सकते हैं। और जितना हो सके उतना रात को थोड़ा सा जल्दी खाया जाए तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। अगर वॉकिंग रखें, खाने का टाइम फिक्स रखें, सोने का टाइम फिक्स रखें, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें जो है वो ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और अगर कुछ भी हो, मैंने दोबारा मैं कहता हूँ, कुछ भी मन में लगता हो तो आप अपने डेफिनेटली एक्सपर्ट को तुरंत संपर्क कीजिए, साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। हो सकता है शायद बात करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको कोई दवाई गोलियों की जरूरत ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप टीचर हैं तो आप अगर क्लास में किसी के साथ आप नॉलेज शेयर करते हैं तो आप भी बच्चों का या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका मुंह देखकर आप कई बार बता सकते हैं कि आज वो ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा आपको लगता है, आपके पास अगर समय है 5-10 मिनट का, तो उसे आप बुला लीजिए बाद में कि तू बैठ मेरे पास, क्या प्रॉब्लम है, तू ठीक है। अगर आप 2 शब्द भी इतने बोलेंगे तो ये आप उसका एक बहुत बड़ा काउंसलिंग करेंगे। तो मेरे हिसाब ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है घर में कोई शायद ऐसा हो ही नहीं जो पढ़ा लिखा हो, या कोई शायद उसके एक सिंगल पेरेंट हो, या पेरेंट ठीक नहीं हो, तो वो आप में पेरेंट ढूंढता है, वो हम में पेरेंट ढूंढता है कई बार। तो उसके साथ भी अच्छी बात करना बहुत जरूरी है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होगा। और आई एम श्योर दैट यू ऑल आर वेरी वेल इक्विप्ड। अच्छी तरह से आप बात कर सकेंगे, अच्छी तरह से आप किसी और को हेल्प एक्सटेंड कर सकेंगे। प्लीज बी नॉन जजमेंटल, नॉन क्रिटिकल, बी सपोर्टिव, बी सिंपैथेटिक एंड बी एम्पैथेटिक। ये जो लास्ट मैंने कहा वो भी आप सुन लीजिएगा। एम्पैथी मतलब परानुभूति, मतलब अगर हम उसकी जगह पे होते तो हमें क्या फील होता आज, अभी, इसी वक्त, वो चीज अगर हम समझ सकते हैं तो उसे हम परानुभूति कहते हैं। सिंपैथी यानी सपोर्ट, परानुभूति यानी उसकी जगह पर जाकर हमें ये समझना है कि अच्छा तुझे कैसा फील होता होगा। अगर ये हम समझ सकते हैं तो हम उसे डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी है।
और अगर आप इतना करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी तरह से हम लोग हमारे काम में और हमारे घर में दोनों में बैलेंस रख सकेंगे. So now I would like to invite your questions if possible. मैं आप सबके questions भी लेना चाहूंगा. हमारे पास 10 मिनट है, तो अगर हो सकता है तो हम कोई किसी और को question है तो please moderator उनके questions ले सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं. I thank you very much for listening to me. Thank you so much. प्रशांत जी आपने बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन किया मेंटल हेल्थ और बाकी का जो सब कुछ है कॉमन सेंस वगैरह ये सब के बारे में. मगर जो माइंड में जो विचार आते हैं अननेसेसरी आते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. कि अगर माइंड में अननेसेसरी विचार आते हैं तो उस वक्त पे आप जो भी काम करते हैं वो काम में ज्यादा फोकस आप करें, और काम में ही ज्यादा रहने से उसी वक्त के विचार करने से धीरे धीरे फालतू विचार चले जाते हैं. ये एक बात है. दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए या फिर योग कीजिए और आसन कीजिए. ये करने से भी आपकी मेंटल हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती है. तीसरी बात, अगर आपको फिर भी इंट्रूसिव थॉट्स, हम उसे इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं, यानी थॉट्स बीच अगर मन के अंदर घुस जाते हैं, तो अगर ये इंट्रूसिव थॉट्स है तो वो धीरे धीरे एंजाइटी या ओसीडी में परिवर्तित हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो आपको जरूर साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए. लेकिन अगर आपको खुद को कुछ करना हो तो डेफिनेटली आप ये करें कि मुझे लिव इन द प्रेजेंस, अभी प्रेजेंट में रहने की कोशिश करने से ये धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे. और आप ये सोचिए कि क्या ये विचार मेरे लिए फ्रूटफुल है, ये विचार से मुझे कितना फायदा होगा, ये विचार से मुझे कितना नुकसान होगा, इसके ऊपर आप थोड़ा और विचार करें, फिर भी आपको फायदा हो सकता है. प्लीज ट्राई टू डू दिस थिंग्स. आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू. I have a question. I just want to ask you that anxiety or depression, can this anxiety or depression for a prolonged period of time be a cause of death, ultimate death? Can it be fatal? Yes, anxiety cannot be fatal, but depression can be fatal, because when depression rises, it can lead to suicidal thoughts and it can lead to mood swings. So it is definitely dangerous. But mild depression is not dangerous. Mild depression means you have a depression for a few minutes and then it goes away. Then it is not a problem, right? But if you have persistent thoughts of negativity, hopelessness, loneliness, crying, grief, then you must contact doctor. Okay, thank you, sir. And another question is, can you establish a positive relationship between the mental health and the physical health, like some physical disease like heart disease or hypertension? Yes, very good question, Gargi. Basically, see, one very good author named Flanders Dunbar has told once, he's a medical doctor, he said once that apart from infections and accidents, our 80% diseases are psychosomatic. So when our mind is not okay, body starts reacting in a negative way, and gradually genetically our organs are those organs are not okay, they are getting affected by those negative things or negative thoughts. So जो ऑर्गन हमारे ठीक नहीं है उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट होता है और हमें वो डिसीज भी होने लगते हैं. तो जेनेटिकली वो वीक जो भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर स्ट्रेस के इफेक्ट्स नेगेटिव रहते ही रहते हैं. फॉर इंस्टेंस डायबिटीज, हाइपरटेंशन, some psychosomatic problems like indigestion, like sometimes acidity, sometimes ulcerative colitis, irritable bowel syndrome. These all are psychosomatic disorders. Sometimes psychogenic asthma, some skin disorders, they are also psychosomatic disorders. So you're suggesting stress management, right? Absolutely. And for this, what option will be better? Is this gym or simple walking? Walking is absolutely necessary because you can do it till 80 years or 90 years. So I would advise you to go for walking rather than gymming. Sir. So talking about aerobic exercise, am I right? Yeah, aerobic rather than anaerobic. You should go for aerobic. You can go for swimming, you can go for cycling, anything. Thank you so much, sir. Welcome. Sir, yeah. मन को हमेशा नियंत्रित रखने के लिए क्या करना चाहिए? अभी मैंने कहा कि
मन को हम यहीं पर इसी वक्त में अगर हम मन को लगाएंगे तो हमारा मन नियंत्रित ही है और हमारे मन का स्वभाव है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है हमारी इंद्रिया जो है वो 11 है, 5 नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभयेंद्रिय। उभयेंद्रिय यानी दोनों है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, वो है मन। सो मन जो है वो हमेशा एक्टिव होगा ही होगा और रहेगा ही रहेगा। हम उसको फोकस करेंगे अगर एक काम पे, जैसे अभी हम ये सब बातें कर रहे हैं तो हम उसी पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा मन डेफिनेटली वहीं पे आएगा, धीरे धीरे वहीं पे आएगा। उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके साथ साथ आप ब्रीदिंग पर फोकस करें। आप ब्रीदिंग को देखें कि जैसे मेरा जो है वो एक्सेल बाहर निकल रहा है, इनहेल में अभी अंदर ले रहा हूं। ऐसे आप अगर आंखें बंद करके फोकस करेंगे तो भी आपका मन जो है वो शांत होता जाएगा। Thank you, sir. Thank you. Good afternoon, sir. It was really very fruitful session. We enjoyed thoroughly. My question is that if in family, if there is a person who is very short-tempered, and we know that he or she is actually short-tempered because of some kind of depression or feeling of failure in life. So how to cope up with that person? First of all, you can, if you understand that there is some reason behind his aggression, then you must support the person, and gradually you can inspire for, as I said, for exercise, for walking, for meditation. He will feel little relaxed, and although it doesn't go away, then you must contact doctor. You must contact psychologist because it requires medical attention. मेरा एक प्रश्न है कि हमारे जो सब टीचर है, हम सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से, एम प्रोफेसर चंद्रेश मेहता सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। हमारे यहाँ पे गुजरात में एक्सप्लॉइटेशन बहुत सारा है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में। जैसे कि टीचर को कुछ जगह पे 5% दिए देते हैं, कुछ जगह पे 7%। जो टीचर है वो अपने अधिकार के लिए भी बोल नहीं सकते हैं, तो उसके पीछे कौन सा साइकोलॉजिकल फियर होगा या कुछ ऐसा रीजन होगा कि वो अपनी बात प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं या एक जगह पे एकत्र नहीं हो रहे या किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या रीजन होगा इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली? जो टीचर बोलते हैं वो अपना बात रख नहीं सकता है, तो वो नेशन का ग्रोथ कैसे करेगा? आई थिंक मैं इसके लिए सही आदमी नहीं हूँ जवाब देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर इनसिक्योरिटी होती है तो हम लोग कोई हमारी बातें नहीं कह पाते, और ये जो इनसिक्योरिटी है वो जॉब की है, ऐसी सारी बातों की होती है। तो इसके लिए भी हमें एक कॉमन कम्युनिकेशन करना चाहिए और सबका संवाद, सबको सुनना चाहिए एक दूसरे को, फिर उनकी बातें क्या है उसके मन के अंदर वो पता चलेगा, फिर आप उसके इलाज तक पहुंच सकते हैं। मॉडरेटर प्लीज पे अटेंशन। कि मेरा ये जो अभी कोरोना हुआ था तो उसके बाद से थोड़ा ऐसा फील होता है कि मैं थोड़ा भूलने लगी हूँ। तो इज इट पॉसिबल कि कोरोना के बाद ये पोस्ट इफेक्ट हो सकती है? आपको कोरोना आप एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी, पर मैं घर पे क्वारंटाइन हुई थी और 7-8% तक डिपोजिशन था HRCT में। हाँ, HRCT में। डोंट वरी, ये उसके कारण नहीं है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है। कोरोना से ऐसी बातें नहीं हुई है अभी तक नहीं। Okay, thank you, sir. Thank you. Yes, Mr. Ramesh is raising his hand. Yes, sir. Yes. Sir, myself Ramesh, I'm speaking, sir. Yes. Yes, actually, sir. Many of the people are doing yoga, walk, and everything. So even though they are highly sensitive and also put up with small reasons, what best suggestion you can recommend, sir, for those people? See, if you everything, and although you are not, then you must specialist talk, because either you counseling first. Okay, sir. Okay. कि इसमें अगर ये, और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो करते हैं वो इनफ करते हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल जो होती है वो वैसी नहीं होती है। फॉर एवरीवन आई एम एडिंग दिस वन पॉइंट दैट देयर इज आप अगर आपको लोनली समझते हो तो उसको आप सॉलिट्यूड में कन्वर्ट कर दीजिए। जब भी आप अकेले होते हो खुद के लिए भी आधा घंटा दिन में निकाल लीजिए अगर आपको मिलता है तो। इफ यू कैन हैव दैट हाफ एन आवर फॉर योरसेल्फ, फॉर रीडिंग, फॉर म्यूजिक और फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, अगर आप कुछ भी ना करें फिर भी दैट हाफ एन आवर इज फॉर योर सॉलिट्यूड एंड इट इज फॉर योर हेल्थ, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ।
So please do it. It will also help you. See, when addiction जो है उसके पीछे 2-3 चीजें हैं. पहले जो भी कोई भी एडिक्शन होता है वो पहले सिर्फ टेस्ट करने की वजह से, मान लो स्मोकिंग है या कोई भी है, उसकी वजह से स्टार्ट होता है, या फिर कोई संगत से स्टार्ट होता है, घर में कोई करता है वो देख के बच्चा शुरू करता है, या फिर कोई और दोस्त लोग जो है वो प्रेशर करते हैं तो वो शुरू होता है. लेकिन बाद में क्या होता है, वो बॉडी की डिमांड बन जाती है, और उसके साथ साथ जब भी स्ट्रेस आता है, जब भी डिप्रेशन जैसा कुछ फील होता है, तो उससे टेम्पररीली मुक्त होने के लिए एडिक्शन हम अननोइंगली करने लगते हैं. स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा. तो जब माइनर स्ट्रेस भी आता है तो उसको दूर करने के लिए फिर एडिक्शन का सहारा आदमी लेता है. तो उसके पीछे सबसे पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज करो. अपने स्ट्रेस को जीरो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता. उसको मैनेज करो, उसके साथ डील करो, सामने से उसको फेस करो, तो कुछ नहीं होगा. और कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या ढूंढते हैं कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा सहारा मिल जाए. तो सहारा आपके अंदर है, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है. 2-5 रुपये का ये तंबाकू आपको क्या सहारा देगा? आपके अंदर ही इतनी बड़ी ताकत है जो आपको सहारा देगी. सो फाइंड दैट स्ट्रेंथ विद इन यू, नॉट एनीवेयर एल्स. हाँ, म्यूजिक सुनने से डिप्रेशन में कुछ फायदा हो सकता है और पॉजिटिविटी बढ़ सकती है क्या? Absolutely, yes. Music is very, very useful, and it changes your mood. Music is a therapy. Must go, and it is very safe. आपको जो अच्छा लगता है वो म्यूजिक सुने. और हाँ, उसकी आवाज जो है अगर ईयर प्लग में है तो थोड़ी सी कम रखे, आपको रेड लेवल का पता चलेगा. तो अगर वो आप सुनते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है. तो वो आपके लिए एक तरह की ट्रीटमेंट ही है, और आपका मूड चेंज हो जाएगा. अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो भी आप म्यूजिक सुनने की आदत डालें, या म्यूजिक सीखने के लिए आप आगे बढ़ें. ये अगर करेंगे तो भी जीवन में बहुत अच्छा होगा आपके. Sir, is there any relationship between mental health and immunity? And can we improve this immunity without taking any medications, only by improving health, mental health? Definitely, yes. We can definitely improve that. As I told you, the food time, lunch, dinner time, breakfast time, and sleeping time should be fixed every day. Then you should have regular walking or exercise for 45 to 50 minutes. Then talk to your people, talk to your close people in a day. And when you are at office, please be at office or be at work. When you come at home, please don't bring anything at home. Just put everything at your work. If you mix your work and your home, then there are problems. So please don't. These are simpler things. And you can go for yoga and asana also. And balanced diet, of course. मैं इल्जा बोल रही हूँ राजकोट से. आपने अभी जो सेशन लिया है उसमें आपने मेंटल हेल्थ का बोला है, तो ये तो मैंने रियली एक्सपीरियंस किया है कि हमारे घर में बड़े से लेके छोटे तक सबको 8 लोग को कोरोना हुआ था, पर हम कोई भी कहीं भी हॉस्पिटल नहीं गए. सिर्फ हमने जो डाइट है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, और जो घर में थोड़ी जो दवाई है, मतलब घर में ही एक डॉक्टर दूर के थे, उससे फ़ोन करके दवाई प्रिस्क्राइब करके वो दवाई ली. मेरे फादर को नहीं तो डिपोजिशन जो लंग्स में है ना वो 50% हो गया था. एज वो है 67. फिर भी उसको घर पे ही सब ट्रीटमेंट देके घर पे ही, मतलब जो एक दूसरे का जो कांटेक्ट होता है, फैमिली का जो सपोर्ट होता है, तो वो मैंने रियलाइज किया कि उससे सब अभी क्योर हो गई, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. जो हॉस्पिटलाइज हुए, मतलब उसका उतना इन्फेक्शन भी नहीं था, फिर भी वो डेथ हो गए. तो ये तो आप जो बोल रहे थे मेंटल हेल्थ, मतलब रियली आई एक्सपीरियंस दिस थिंग्स एट माय होम, क्योंकि कोरोना में ये सिचुएशन जरूरी है कि मेंटली सपोर्ट चाहिए था. फिजिकली तो हम मतलब खड़े हो सकते हैं, अगर मेंटली हम वीक हो गए तो कोरोना हमारे पे हावी हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. यस सर, ये एग्री दिस. एंड ये आपने तो हमें ना पास्ट में हम चले गए, जब आपका लेक्चर सुन रहे थे ना, जैसे वो सिचुएशन सामने आ गया जो आप बोल रहे थे सही में. सो इट्स वेरी गुड. एंड बोले कि वापस वो दिन याद आ गए, और भी हिम्मत आ गई कि नहीं ये सही है जो आपने भी बोला है और हमने जो एक्सपीरियंस किया है. सो वेरी नाइस एंड एक्सीलेंट लेक्चर सर. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you very much on behalf of Gujarat University and all the participants. Thank you very much, sir, delivered this expert session. Thank you, sir. I thank you, everybody. Thank you very much for listening to me.
and I am based in Ahmedabad. I am practicing as a practicing psychologist. You can find me on Instagram also, bhimani.healthyminds, bhimani.healthyminds. और आप YouTube पर भी मेरे सारे लेक्चर्स और सब सुन सकते हैं. और मैं यहाँ पे दिव्य भास्कर में आई एम ए कॉलमिस्ट. आई राइट एवरी वीक, एवरी वेडनेसडे. आज भी मेरी कॉलम आई है और रेडियो पे हिंदी में आता है, तो सबके लिए ये बहुत जरूरी है. रेडियो सिटी 91.1 FM पर, जो आपको YouTube पे मिलेगा. मेरा नाम सर्च करने से उसका नाम है मन का रेडियो. मन की बात नहीं, मन का रेडियो. वो आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच for inviting me. Thank you.